हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एबीबी। एबीबी का जो फुल फॉर्म है वो एवरेज बैंक बैलेंस है। सो हम जानेंगे कि एबीबी क्या होता है और वो हम कैसे निकालते हैं, और जब भी हम कोई लोन एप्लीकेशन ट्राई करते हैं तो एबीबी से कैसे एलिजिबिलिटी निकलती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एबीबी के क्या फायदे होते हैं, एबीबी हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है, एबीबी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एबीबी से क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एवरेज बैंक बैलेंस की क्या महत्वपूर्णता है हमारे जब भी कोई लोन एप्लीकेशन आता है उसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। So ABB is a constant and healthy average bank balance indicates financial stability. It suggests that borrowers can manage their financial well and has a reliable source of income. So फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में एबीबी ये कहता है कि किसी भी बंदे का अगर एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा मेंटेन हो रहा है और एक हेल्दी एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो उससे दो इंडिकेशन मिलते हैं कि एक उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और उसका एक कोई ऐसा ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो हमारे लोन की ईएमआई को बड़े आसानी से पे कर सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी हमें मिल जाती है एबीबी अगर उसका एक अच्छा और हेल्दी और एक कांस्टेंट एबीबी मेंटेन हो रहा है। तो सेकंड जो पॉइंट है जिसमें हम ये जान पाते हैं अच्छे एबीबी से, एक हेल्दी एबीबी से, कि जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उस बंदे की वो कैसी है। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पॉइंट में लिखा है द एवरेज बैंक बैलेंस इज ए प्रॉक्सी फॉर बोरोवर्स एबिलिटी टू रीपे लोन। ए हायर एबीबी बैलेंस में इंडिकेट द बेटर एबिलिटी टू मीट लोन ऑब्लिगेशन। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो अगर एवरेज बैंक बैलेंस किसी का काफी अच्छा है तो वो उसके रीपेमेंट कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि वो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होगी, और जितना हायर एवरेज बैंक बैलेंस होगा वो उसके रीपेमेंट कैपेसिटी को उतनी ही अच्छी तरह से पे करने की एबिलिटी को दर्शाता होगा। सो इस पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एवरेज बैंक बैलेंस क्या आ रहा है और हम किसके अगेंस्ट में कितनी लोन की ईएमआई दे रहे हैं। तो उससे आपको उसके टाइम्स ऑफ एबीबी का पता चलेगा, जिसे हम एबीबी टू ईएमआई भी बोलते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की हम तरफ हम बढ़ते हैं, रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट में इसमें ये कहते हैं कि बैंक यूज द एबीबी बैंक बैलेंस टू असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद द लेंडर्स मनी। A stable and sufficient average balance reduce the perceived risk for the lender. So basically ये माना जाता है कि जिसका एबीबी बहुत अच्छा होता है उसमें लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, और ये उसके रिस्क लेंडिंग रिस्क को असेस करने में काफ़ी यूजफुल रहता है, जहाँ पे लेंडर्स को ये पता चलता है कि वो बंदा इतना बैंक बैलेंस मेंटेन कर रहा है और उसके अगेंस्ट में हम इतनी ईएमआई दे रहे हैं, तो उसका लोन जो है वो सिक्योर्ड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इससे हमारे रिस्क असेसमेंट की भी काफ़ी अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस होती है जब भी कोई बैंकर किसी कस्टमर को उसके एबीबी के बेसिस पे लोन फंड करता है। तो फोर्थ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोन अमाउंट। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये कहा गया है कि जो एवरेज बैंक बैलेंस है वो हमारे लोन अमाउंट का डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। जैसे इसमें बोला गया है कि वाइल average bank balance is just one of many factors considered, it may influence the maximum loan amount a bank is willing to offer. A higher AAV might have resulted in higher loan availability. So basically इसमें यही कहा गया है कि जो लोन अमाउंट का डिसीजन होता है वो उसके एवरेज बैंक बैलेंस के टाइम्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने टाइम से जो कि हम उसके ईएमआई के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो जिसका जितना अच्छा एबीबी निकल के आता है उसको हम उतना ही ज़्यादा लोन दे पाते हैं, और जिसका जो एबीबी है वो रेगुलर नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है या लोअर साइड पे है, तो उसका जो लोन एलिजिबिलिटी होती है वो उतनी ही कम या उतनी ही रिस्की मानी जाती है, और उसको लोन लेने में उतनी ही तकलीफ भी हो सकती है या उसको उसका केस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि एबीबी जो है एवरेज बैंक बैलेंस की क्या बैंक में पॉलिसीज होती हैं और क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसपे कोई एक लेंडर उस बैंक पे लोन फंड करता है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसपे जनरली सारे लेंडर्स जो हैं
वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है जिसमें हम बोलते हैं कि कलेक्शन वर्सेस ईएमआई। सो कलेक्शन वर्सेस ईएमआई का मतलब ये है कि जो मंथ ऑन मंथ, एक मंथ में कितनी क्रेडिट की पेमेंट आ रही है, कितना उसमें जो सेल्स हो रही है वो क्या अमाउंट की आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी मंथ में किसी बंदे की 10 लाख रुपए की पेमेंट कस्टमर से रिसीव हुई है, रिटेल सेल से या फिर उसके डेटर से, तो उसके अगेंस्ट में हम कितनी ईएमआई दे रहे हैं उसको हम कलेक्शन टू ईएमआई बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से हमने रखा हुआ है या बैंकों ने रखा हुआ है कि ट्रेडर को हम 10 टाइम्स ऑफ मंथली ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग प्रपोज ईएमआई देखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें 8 टाइम्स ऑफ मंथली ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग प्रपोज ईएमआई, और सर्विस इंडस्ट्री को 5 टाइम्स। सो बेसिकली इसमें ये कहा गया कि जो भी टर्नओवर या जो पेमेंट उसको मंथली कलेक्ट हो रहा है उस मंथ में, और जो हम उसको ईएमआई देने वाले हैं या फिर जो उसके एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंसिडर करते हुए वो एटलीस्ट 8 टाइम्स तो होना ही चाहिए, या 10 टाइम्स होना चाहिए ट्रेडर के लिए, या मैन्युफैक्चरर के 8 टाइम्स, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5 टाइम्स। इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा जब हम इसका कैलकुलेशन प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि एबीबी टू ईएमआई, प्रपोज ईएमआई प्लस एग्जिस्टिंग ईएमआई टेकन इन लास्ट 3 मंथ्स। सो इसमें इन्होंने कुछ लोन पैरामीटर के हिसाब से बांटा हुआ है कि अप टू 5 लाख तक का लोन देना है तो 1.5 टाइम्स होना चाहिए एबीबी टू प्रपोज ईएमआई, और अगर 5 से 10 लाख का देना है तो 2 टाइम्स होना चाहिए, 10 से 15। ये बैंक की पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। ये अपने रिस्क एपेटाइट को इंडिकेट करता है कि बैंक कितना रिस्क एपेटाइट लेना चाहता है और कितना फंड करना चाहता है। चलिए अगला पैरामीटर है नंबर ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। नंबर ऑफ सिक्योर्ड लोन्स जो है मैक्सिमम प्रेफर किया जाता है कि 10 हो या 10 से ज़्यादा ना हो। और यूसीएल टू टर्नओवर, यूसीएल टू टर्नओवर बेसिकली होता है कि अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय टर्नओवर। अनसिक्योर्ड लोन का जो पोर्शन होता है वो टर्नओवर का 10% से ज़्यादा ना हो। इस चीज़ को भी काफ़ी मद्देनज़र रखा जाता है जब हम कोई अनसिक्योर्ड लोन करते हैं। और फॉयर इसमें नॉट एप्लीकेबल होता है क्योंकि इसमें हम वनीला इनकम प्रोग्राम पे नहीं बना रहे होते हैं। तो बैंकिंग टर्नओवर नॉर्म्स मिनिमम 80% होना चाहिए। तो बैंकिंग टर्नओवर नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी सेल जीएसटी रिटर्न्स में दी गई है या फाइनेंशियल के अंदर शो की गई है या आईटीआर के अंदर शो की गई है, उस टर्नओवर का एटलीस्ट 80% उनके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो हो सकता है उसकी एक बैंकिंग में हो या हो सकता है उसकी मल्टीपल बैंकिंग हो, जिनको क्लब करने के बाद एटलीस्ट उसका 80% ऑफ द सेल शुड बी रिफ्लेक्ट इन देयर बैंक स्टेटमेंट। और आरटीआर नॉर्म्स है, रीपेमेंट ट्रैक नॉर्म्स जिसे हम बोलते हैं, कि वो एटलीस्ट एक बाउंस लास्ट 6 मंथ में हम चला सकते हैं। ये तो कुछ पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे एबीबी के अंदर फंडिंग की जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि उसका डिपिंग ट्रेंड नहीं होना चाहिए, उसका नेगेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मिनिमम सिबिल स्कोर 700 होना चाहिए, लोन अमाउंट जो है वो एटलीस्ट जो प्रीवियस लोन अमाउंट है वो उसका 80% होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल की आईटीआर टू बी टेकन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कि कैसे जब हम एबीबी पे एवरेज बैंक बैलेंस पे किसी लोन की एलिजिबिलिटी निकालते हैं या एवरेज बैंक बैलेंस कैसे निकालते हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सेल सीट की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसमें आप देख रहे हो कि मंथ ऑन मंथ यहाँ पे मंथ लिखे गए हैं। उसमें टोटल नेट क्रेडिट, नेट मंथली क्रेडिट क्या है, ये बेसिकली उनका मंथ ऑन मंथ सेल्स है जो इन पे अपने कस्टमर को से पेमेंट रिसीव हुई है। इसमें हमने इंटरनल ट्रांसफर की जो एंट्री होती है, जो एक फर्म से दूसरी फर्म में या विद इन सेम फर्म में कोई इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको हटाया गया है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रेडिट कितने हुए हैं और नंबर ऑफ डेबिट कितने हुए हैं। तो अभी हम सबसे पहले सीखते हैं कि एबीबी निकलता कैसे है। तो एबीबी को निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ 5 डेट्स का बैंक में जो बैलेंस होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड ऑफ एवरी मंथ, 8th ऑफ एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ एंड 22nd ऑफ एवरी मंथ एंड 27th ऑफ एवरी मंथ। तो ये हमने यहाँ पे बैंक से उनका बैलेंस लिखा हुआ है। अब हम इन पांचों को टोटल कर लेते हैं।
प्लस इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इनका टोटल जो है 1,32,752 रुपये आ रहा है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से तो ये एवरेज निकाल देता है इसका 26,650 रुपये, वो सॉरी 26,550 रुपये। तो ये इसका बैलेंस है। मैं आपको फिजिकली भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे अब देखेंगे हमने फर्स्ट मंथ में सेकेंड ऑफ से लेके सेकेंड डेट को, 8 डेट को, 15th को, 22nd को एंड 27th को टोटल सम किया, तो आपका बैलेंस टोटल जो बैलेंस सम आया इसका 1,32,752 रुपये। अब इसको हम डिवाइड करते हैं जब 5 से, तो ये आपका 26,550 रुपये इसका एवरेज बैंक बैलेंस आ गया। इसको 5 से क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज हमने इसमें 5 डेट कंसिडर करी हैं। बैंकों का अपना डेट चूज करने का अलग अलग होता है, बट जनरली ये 2nd, 7th, 5th, 22nd, 27th रहता है। बैंक इन डेट को अपने बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि कईयों का ऐसा होता है कि कई बैंकों का जो ईएमआई साइकिल होता है वो अलग अलग डेट पे होता है, तो वो उस हिसाब से अपने बैलेंस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा कि एक मंथ में कौन कौन से डेट ली, प्लस उससे एवरेज बैंक बैलेंस निकाला। सेकेंडली हमने पूरे एक साल का इसमें इसी तरह बैंक बैलेंस निकाल लिया, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इन सबका हमने एवरेज कर लिया, इन सबको टोटल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इन पूरे 12 महीने का हमने पहले टोटल किया, एंड देन इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एवरेज बैंक बैलेंस आ गया फॉर लास्ट 12 मंथ्स। सो ये हमारा एबीबी है बेसिकली फॉर लास्ट 12 मंथ्स। तो अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो ये एबीबी है इसको इसके अगेंस्ट में हम कितना लोन दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं, हमारी मंथ ऑन मंथ की एवरेज बैंक बैलेंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे आपने देखा कि इसमें नवंबर मंथ में 2,14,000 रुपये का बैंक बैलेंस, एवरेज बैंक बैलेंस अवेलेबल था, और जो हम ऑफर्ड ईएमआई, जो हम प्रपोज लोन देने वाले हैं, उसकी ईएमआई जो है 2,01,634 रुपये की है। एबीबी टू ऑफर्ड ईएमआई का मतलब बेसिकली ये है कि जो भी हमारे पास एवरेज बैंक बैलेंस है, जैसे कि आप देख रहे हैं नवंबर में 2,14,000 रुपये का बैंक बैलेंस है, उसके अगेंस्ट में हम उसे 2,01,000 रुपये की ईएमआई देने वाले हैं। तो ये उसका रेशो बताता है कि इस मंथ में हमारा ईएमआई जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगी, बिकॉज 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल नेट कलेक्शन से मतलब ये है कि इसमें जो इस नवंबर मंथ में टोटल कितने रुपए की सेल हुई है, और जो हमारे बैंक में पैसा आया वो इतने रुपए का आया है। और नेक्स्ट कॉलम हमें ये बताता है कि जो हमारी टोटल सेल हुई है इस मंथ में, वो हमारे ईएमआई का कितने गुना है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 लाख रुपए की मेरी ईएमआई है, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से 5 गुना मतलब 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये 9,97,000 रुपये है। इस कॉलम में हम बताते हैं कि इनवर्ड रिटर्न कितने हैं और आउटवर्ड रिटर्न कितने हैं इस मंथ में, जो हमारे कस्टमर ने चेक इशू किए हैं वो कितने बाउंस हुए हैं, या हमारे कस्टमर को जो चेक मिले हैं वो कितने बाउंस हुए हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने इस लास्ट 12 मंथ्स का एबीबी हमने यहाँ निकाल लिया है, तो ये हमारा एबीबी निकल के आ रहा है कुछ 4,40,341 रुपये, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो वो है एलिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्लस हमने जो लास्ट 12 मंथ में एबीबी निकाला है उसका हर मंथ में क्या एवरेज एबीबी निकल के आया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2,18x, मतलब जो हमारी ईएमआई है 2,01,634 रुपये की, हमारा एवरेज बैंक बैलेंस जो लास्ट 12 मंथ्स का है वो 4,40,341 रुपये है, जो कि हमारे ईएमआई का 2.1x टाइम्स है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ मंथ में ये जो हमारा एबीबी टू ईएमआई है वो 0.46 है। तो ये मंथ बेसिकली हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इस मंथ में जो बैलेंस है वो काफ़ी कम रहा है हमारे ईएमआई को क्लियर करने के लिए। तो ये हमें देखना पड़ता है कि कितने मंथ्स हैं ऐसे टोटल
जो 12 मंथ्स में कितने मंथ्स में हमारे ABB टू EMI का रेशो नहीं मेंटेन हुआ है, और उस हिसाब से बैंक को कॉल लिया जाता है कि उस प्रोफाइल को फंड करना है या नहीं करना है, क्या उसका बिजनेस सीजनल है या नॉन सीजनल है, या उस बिजनेस में उस दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनकी सेल उतनी अच्छी नहीं हो पाई है या बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये चीज़ को देखते हुए बैंक जो है इस पर कॉल लेती है कि उसे फंड करना है या नहीं करना है। तो चलिए आज हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे निकालना है। तो जैसे हमने देखा कि एवरेज बैंक बैलेंस हमने 4,40,000 रुपये यहाँ से उठा लिया। देन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए की इसकी कोई एग्जिस्टिंग ओब्लिगेशन भी है, जो कि रिसेंटली इन्होंने कोई बिजनेस लोन में या कोई पर्सनल लोन में या कोई हाउसिंग लोन में अवेल करी होगी, तो हमने उसे फैक्टर कर लिया। हमने ये 3 जो मंथ में लोन लिए हैं उन्हीं को फैक्टर किया है, उससे पहले वाले EMI हमने नहीं फैक्टर किए हैं, अज्यूमिंग के जो पहले की EMI है वो उसी बैंक से डेबिट हो रही है, और जो हमने ये 4,40,000 रुपये का ABB कंसिडर किया है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लोन्स का किया है, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो 4,40,000 रुपये में से 2 लाख रुपए का जो रिसेंट लोन लिया है उसकी EMI घटाने के बाद 2,40,000 रुपये का अभी भी अवेलेबल ABB बचता है, जो कि हमारे पास फ्री है, जिसके अगेंस्ट में वो लोन ले सकता है या इसको बिजनेस यूज में भी स्टैब्लिश कर सकता है। तो चलिए अब इस पे हम देखते हैं कि हमारे 4,40,000 का जो अवेलेबल एलिजिबल फॉर लोन ABB बचा हुआ है उस पर हम कितना लोन दे सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 40 लाख रुपए के लोन के लिए कस्टमर ने अप्लाई किया है, इसको हम 24 महीने के टेन्योर के साथ 19% के ROI पे बिजनेस लोन दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 2,01,634 रुपए की EMI आ रही है। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा अवेलेबल ABB था 2,40,000 वाला, उसको डिवाइड किया 2,01,000 से, तो ABB टू EMI हमारा 1.19 टाइम्स निकल के आया, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो EMI है वो क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज ये हमारे EMI से ज़्यादा का बैलेंस अवेलेबल अपने बैंक में रखता है। तो कई बैंकों में ऐसी पॉलिसी होती है कि भाई जो EMI है उसका 1.5x का ABB होना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लोन अमाउंट को कम करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस पे 35 लाख पे देखता हूँ कि 35 लाख पे क्या EMI बनेगी। तो अब जैसे ही इसको 35 लाख करेंगे तो देखिए आपका सारा इम्पैक्ट इस पे दिख गया। तो हमारी EMI कम हो गई, यहाँ पे 1,76,000 रुपये की EMI आ गई, और 1,76,000 रुपये की EMI से आपका जो ABB है वो बढ़कर 1.36 हो गया। तो हमें जैसे 1.5x का ABB मेंटेन करना है तो हमें लोन अमाउंट को और भी कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ABB है 1.49x हुआ। तो चलिए हम इसे और कम कर देते हैं, 31,50,000 रुपये। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि हमारा ABB टू EMI जो नॉर्म्स हैं वो हमारे मैट हो गए। तो हम इस कस्टमर को जिसका ABB जो है वो 4,40,000 है और 2 लाख रुपए की वो अभी रिसेंटली उन्होंने बोरोइंग करी है EMI की, और हम उसे अभी भी 1,58,000 रुपए की EMI को प्रपोज कर सकते हैं, जिसमें हम उसे 31,50,000 रुपए का लोन 2 साल के लिए 19% के ROI पे ऑफर कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ABB में हमें कितना लोन दे सकते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, और मैक्सिमम उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है बेस्ड ऑन देयर अवेलेबल बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। तो होपफुली गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी क्वेरियों का आंसर दे पाऊँ, और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि अवेलेबल बैंक बैलेंस पे या बैंक बैलेंस पे कैसे लोन दिया जाता है और कैसे उसकी एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।